नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं खबर फॉर यू और हमारे साथ हैं आज राजेश प्रियम जी। और राजेश प्रियम जी आज बताएंगे चुनाव के बाद से जो सरकार बनाने में जो अड़चनें आए आ रही हैं या जो ऐसी अड़चनें जो कि अभी दिख नहीं रही हैं या सरकार चलाने में क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की नहीं है, गठबंधन की है। तो जानेंगे राजेश प्रेम जी से कि उनके पास क्या इनसाइट है इस सरकार को रन करने में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है या आ रही है, हालांकि अभी उभर कर नहीं आया। तो राजेश जी क्या है आपके पिटारे में आज? बहुत-बहुत आभार रुपेश जी। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मोदी का जो चेहरा है, मोदी सरकार का जो वैल्यू है, वो जी। 2014 और 2019 में जो था, वो 2024 में नहीं है। हालाँकि एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार भी एनडीए की सरकार की वापसी हुई है, तो ये अपने आप में हम्म। बहुत अच्छा संकेत है। खुशी मनाने वाली बात है उन लोगों के लिए, लेकिन इसके साथ-साथ चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। चुनौती कैसे बढ़ी है, सबसे पहले देखिए तो 2014 में, 2019 में विपक्ष बहुत कमज़ोर हुआ करता था। जी मोदी बिल्कुल। सरकार के लिए उस समय आसान रास्ते थे, जैसे भी चाहे जो भी नीति लागू करवानी है, धारा 370 हटाने से लेकर ट्रिपल तलाक से लेके तमाम मुद्दे, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, सारे मुद्दे आसानी से बनते चले गए, सुलझते चले गए। लेकिन इस बार सबसे बड़ी कठिनाई है कि एक तो विपक्ष मजबूत है, हर बात में जी। सरकार को विपक्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी आत्मनिर्भरता जो है, वो पूरी तरीके हम्म। से घटक दलों पर है। घटक दल बिल्कुल भी बिल्कुल। वैसे हैं, जिन घटक दलों का अपना निजी स्वार्थ भी है। जैसे आप देख लीजिए कि सीधे-सीधे जीतन राम मांझी को इन्होंने एमएसएमई दिया। एक ही सांसद बन के आए, एक ही सांसद पर उन्हें मंत्री पद मिल गया। लेकिन वो वो भी भी कैबिनेट मंत्री। बिहार, हाँ, कैबिनेट मंत्री। और एमएसएमई मिला है, उसके बाद वो बिहार में जाके जो बयान दिए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इस मंत्रालय से वो भी खुश नहीं है। इसके बाद जदयू देखिए मजबूरीवश विधानसभा चुनाव जब तक बिहार में नहीं होगा तब तक जदयू की मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ ही बने रहेगी। अगर नहीं बने रहती है तो उसको अपना ही नुकसान झेलना पड़ेगा बिहार में। तो मौन है, मजबूर है, इसलिए मौन है। ललन सिंह दिल्ली से बिहार जा रहे हैं, लगातार ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार मौन है, तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लोग भी खुश नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में साथ हैं। चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं। चिराग पासवान एक तरह से वापसी किए हैं बड़े मजबूती के साथ, 5 सीट पे लड़े, पाँचों सीट जीत गए हैं, तो विधानसभा चुनाव के समय इनकी भी अपेक्षाएँ रहेगी। एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री चाहते थे, लेकिन एक सिर्फ कैबिनेट से उनको गुज़ारा करना पड़ रहा है, तो वो भी अंदर से हम्म। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। महाराष्ट्र के राजनीति में देख लें तो एकनाथ शिंदे वहाँ मुख्यमंत्री हैं, इनके घटक दल हैं, तो आगे वो भी वहाँ बड़ी भाई के भूमिका में उनको तो अपने को कैबिनेट भी रखना नहीं दिया चाहेंगे। गया, सिर्फ एक स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, राज्य बिल्कुल। मंत्री का स्वतंत्र प्रभार। लेकिन कभी इनके जो है मुख्यमंत्री थे अभी पीछे भाजपा के तरफ से फडणवीस साहब, अब जो है एकनाथ शिंदे के अंदर वो जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में है, तो राज्यों की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बात है, जो फैसला लेने हैं सरकार के हित में या देश के हित में, वो सारे फैसले अब पहले की तरह नहीं होने वाला है। तो सरकार अवसरवादी राजनीति, सरकार जो है जोड़-तोड़ की राजनीति, सरकार जो है समझौतावादी राजनीति, इन चीज़ों पर चलने वाली है। 2014-2019 से बिल्कुल ही समीकरण बदल गया है रुपेश जी, 2024 लेकिन आसान आप नहीं जो रहेगी बोल रहे हैं जीतनी। कि 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उससे तो ये कहीं नहीं प्रतीत हो रहा है कि एकदम ऐसे दबाव में चल रही है। और जैसा आप बोल रहे हैं कि उससे इस समझ में आता है कि कहीं न कहीं सरकार दबाव में चल रही है। तो इन दोनों में क्या अभी अंतर आ रहे हैं? देखिए, मंत्रिमंडल का मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 72 मंत्री बने हैं, 72 में से 11 इन्होंने सहयोगी दलों को दिया है। बिल्कुल, देखने बिल्कुल। में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मात्र जो है 11 मंत्री दिया है, लेकिन हर एक की अपनी मजबूरी है। आप अगर देखें तो टीडीपी की तरफ से भी बहुत बड़ा कोई डिमांड नहीं आया है, लेकिन 6 महीना बीतते ही जब वो स्पेशल राज्य के दर्जा की बात करेंगे, विशेष पैकेज की बात करेंगे, बिहार से नीतीश कुमार जब विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आएगा, वैसे-वैसे वो बिहार के विशेष राज्य की दर्जा
और विशेष राज्य का पैकेज, इन तमाम चीज़ों की जब दबाव बनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सरकार कितना मजबूर है। दूसरी बात है, जी, एक और कड़वी सच्चाई है कि विपक्ष मजबूत ज़रूर हुआ है, लेकिन टुकड़े-टुकड़े में बँटा हुआ विपक्ष अभी भी बटा है। हुआ विपक्ष है। तो जी, ये जो टुकड़े-टुकड़े लेकिन में बँटा हुआ हाँ, जी, ये बात तो सही है कि टुकड़े-टुकड़े में बँटा हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ़ मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की जहाँ तक बात आएगी, वहाँ पर विपक्ष ज़रूर कंसोलिडेट होगा। लेकिन मैं राजेश जी आपको एक और थ्योरी बताना चाह रहा हूँ जो कि दिल्ली के मीडिया में इस समय बहुत छाया हुआ है और जैसा कि आप ही आपने बताया कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या जो भी घटक दल हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, अंदर से कम खुश नहीं है। लेकिन मैं और किसी का नहीं लेकिन 2 पार्टियों का, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का, उनका एक थ्योरी ये चल रहा है अभी दिल्ली की मीडिया में कि वो खुद ही नहीं चाहते कि दिल्ली में उनके तरफ से भेजे गए कोई सांसद या मंत्री स्ट्रांग हो यहाँ पर बहुत बड़ा पद पर हो और बहुत अच्छा मंत्रालय मिल जाए क्योंकि वो लोग पिछली बार का धोखा खा चुके हैं अपने ही सांसदों से वो दिल्ली में आकर के मजबूत हो जाते हैं और उभरते हुए नेता होते हैं तो दोनों की एक जो कॉमन इस समय स्ट्रेटजी है कि अपने अपने राज्यों में वो खुद स्वयं मजबूत दिखे लेकिन उनका दिल्ली का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला वो बहुत मजबूत ना हो। इसलिए कहीं न कहीं नीतीश कुमार मौन धारण किए हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो जो कि उनको फ्यूचर के लिए रुपए दिक्कत हो। एक रुपेश जी थ्योरी ये भी चल रही है। रुपेश जी, आप जो थ्योरी बता रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। आरसीपी जी, सिंह मंत्री होते थे, पिछली बार आपको याद होगा जो मंत्रालय उनके पास था, बाद में वही मंत्रालय ज्योतिरादित्य और राजे सिंधिया टीडीपी में को दिया आपको याद होगा गया। तो पिछली बार गणपति राजू वहाँ से थे, सिविल एविएशन बिल्कुल, मिनिस्टर बिल्कुल। थे। मैं बाद वहीं में आ वो रहा भी था। जी, बिल्कुल। तो ये दोनों नेताओं का जो रुख रहा ना, वही याद जी, करके एक थ्योरी बनाई जा रही है। लेकिन सच्चाई यही नहीं है सिर्फ़, क्योंकि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। उदाहरण के तौर पे, वो कभी प्रशासनिक आईएएस अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश बिल्कुल, कैडर बिल्कुल। में रहे और उनको किस तरीके से वो लेके गए थे बिहार। नीतीश कुमार लेके गए थे बिहार, बिहार में जो है उनको अपने साथ रखे, कई सचिव और तमाम पदों पे वो रहते हुए नीतीश सरकार के अंडर में काम किए, उनको राज्यसभा भेजा, मंत्री बनवाया, लेकिन बाद में वो भाजपा के साथ मिलके और जोड़-तोड़ की राजनीति करने लगे। लेकिन ऐसे लोग हाशिए पे चले जाते, ये भी उदाहरण है। आज बिल्कुल, आरसीपी सिंह बिल्कुल। कहाँ है? आज कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं सच्चाई दिख रहे हैं लेकिन उन्होंने एक समय पर तो थोड़ा दिक्कत कर ही दिया था। बिल्कुल, शायद वही उन मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके अलावा जो ये तो एक पार्ट है लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि इससे ज़्यादा जो भी दोनों मुख्यमंत्री हैं वो अपने स्टेट पर फोकस करना ज़्यादा चाह रहे हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश में। लेकिन जो भाजपा की नीति रही है, वो भाजपा भी स्टेट छोड़ना थोड़े चाहेगी। कल हो के वो बिल्कुल। महाराष्ट्र में कमबैक नहीं करेगी, बिहार में नहीं, कमबैक नहीं, नहीं करेगी। महाराष्ट्र की तो बात है, महाराष्ट्र में तो बिल्कुल करेगी, महाराष्ट्र के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो अभी घटक दल है जिनसे सबसे ज़्यादा दबाव में है और जिनका इतिहास भी ऐसा रहा है पलटने-उलटने का, वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू। चंद्रबाबू और नीतीश बाबू। जी, राजेश जी। ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक़्त लगेगा। सरकार में स्थिरता भी इसलिए रह सकती है, बस एक ही चीज़ है कि टुकड़े-टुकड़े विपक्ष है, बँटा हुआ विपक्ष है। कितना भी जोड़-तोड़ कर ले, देश में अवसरवादी राजनीति का अभी कमी नहीं हुआ है। हर कोई अपना अवसर देख रहा है और दूसरी बात है कि बेशक ही 11 मंत्री दिया है, लेकिन भाजपा ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है रुपेश जी, वो बड़े ही चालाकी से किया है। उसने अगर नीतीश कुमार जाते भी हैं, चंद्रबाबू जी, नायडू जाते भी हैं, तो 4 मंत्री और जोड़ सकती है। समझ रहे हैं? 4 बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल, और जोड़ने की ताकत है क्योंकि 4 ही मंत्रालय उनको दिया है। तो उनसे बिल्कुल। अस्थिर होने से यहाँ फ़ायदा हो जाएगा कि और लोगों को ये जोड़ सकते हैं, अपने कुछ मंत्री को सरकार स्टॉप के ऊपर नंबर्स के हिसाब से तो देखा जाए कोई खतरा नहीं है और होगा भी नहीं आने वाले दिन में। जी, राजेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको इतना सटीक और एक नया नज़रिए से विश्लेषण करने के लिए भारतीय राजनीति का। मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड में। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।